हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। कैसे हैं आप सब लोग प्यारे बच्चों? आज का क्लास बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि आज की क्लास में हम पूरे हिंदी व्याकरण का 100 ऐसा सवाल चुन के लाए हैं जिससे काफी सारा टॉपिक और काफी सारे सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे। और प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे हुए हैं और पूछे जाने की संभावना भी बहुत रहती है। सवाल रिपीट कई बार हुए हैं और होते रहते हैं, इसलिए चाहिए कि आप सभी लोगों को ये सभी सवाल आखिरी तक सॉल्व कर लेना चाहिए। अगर आप इस 100 सवाल में से 80 प्लस स्कोर कर जाते हैं तो समझ जाइए कि हिंदी व्याकरण आपका बहुत हद तक ठीक। अगर आप इन 100 सवाल में 80 प्लस सही कर जाते हैं तो समझ जाइए कि आपका हिंदी व्याकरण अच्छा है और आप हिंदी व्याकरण में रुकने वाले हैं नहीं। क्लास 12 की परीक्षा में, 10th परीक्षा में कहीं पर भी आप रुकने वाले हैं नहीं। हिंदी व्याकरण आपका बहुत अच्छे से आपका स्कोरिंग बन जाएगा। तो मेरे भाई, आप सभी लोगों का अभिनंदन है। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए सभी लोग। और जो भी प्यारे बच्चे अभी सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहां से प्यारे बच्चों आपका बोर्ड एग्जाम क्लियर होगा, बढ़िया कंटेंट मिलेगा, बेहतर वीडियो मिलेगी, बेहतर नोट्स मिलेगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा ताकि पहली वीडियो आप तक पहुंचे। ठीक है मेरे भाई, चलिए जल्दी से शेयर कर दीजिए तो आप सभी लोग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन होगा आखिरी तक, लास्ट तक बड़े अच्छे से रिप्लाई कर दीजिएगा चैट में सभी लोग। और रिप्लाई का फॉर्मेट लिखिएगा, पहला का डी, दूसरा का सी, तरीके से। क्वेश्चन के साथ ऑप्शन आपको लगाना है, क्वेश्चन के साथ ऑप्शन लगाना है, ठीक है? क्वेश्चन के साथ ऑप्शन। चलो स्टार्ट, रेडी, 1 2 3 गो। चलो, भाषा किसका साधन है? सबसे पहला सवाल, भाषा किसका साधन है? जल्दी से बताइए। भाषा, भाषा का काम क्या है भाई? भाषा प्यारे बच्चों हमारे विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम होता है। बोलने लिखने का माध्यम नहीं है, बोलना और लिखना उसका प्रकार है, लेकिन ये माध्यम है प्यारे बच्चों अपनी विचारों को व्यक्त करने का, अभिव्यक्ति का कहा जाएगा। पहला का ऑप्शन डी लगाइएगा। बहुत बच्चे ए और बी लगा देते हैं कि भाषा बोलने का है। भाषा बोलने का साधन है, भाषा बोलने का साधन नहीं है। बोलना और लिखना तो एक तरीका हो गया अपने विचारों को व्यक्त करने का। ठीक है प्यारे बच्चों, आ जाइए। भाषा किसका साधन है? लास्ट तक आप लोग रिप्लाई करिएगा, अभिव्यक्ति का। दूसरा सवाल, वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं कि 3 प्रकार के? प्यारे बच्चों वर्ण हो जाते हैं कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक हो जाता है प्यारे बच्चों स्वर वर्ण, दूसरा हो जाता है व्यंजन वर्ण। तो हमारा ऑप्शन बी। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? मैं ज्यादा सवाल बेस से ही लिया हूं, मतलब वर्ण से और शब्द से। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को प्यारे बच्चों वर्णमाला कहा जाता है। क ख ग घ, ये सब देखिए हम लोग वर्ण है ये सब, लेकिन वर्णों को मिला दिया जाए, क का की कु कु के कै को कौ कं कह। ठीक है। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? 11 की 13। स्वर वर्ण कितने होते हैं बताइए तो? स्वर वर्णों की संख्या प्यारे बच्चों कितनी होती है? 11। स्वर वर्ण सब लोग जानते हो ना कौन कौन से होते हैं? स्वर वर्ण कौन कौन सा होता है सब लोग जानते हैं, भूलने वाली बात तो है नहीं। चलिए आगे बढ़ा जाए प्यारे बच्चों। क का उच्चारण स्थान, क कंठ से बोली निकलता, क वर्ग। पूरा क वर्ग का उच्चारण प्यारे बच्चों कहां से होता है जी? कंठ से ही होता है, कंठ से। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी लिपि होती है? गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि प्यारे बच्चों गुरुमुखी होती है। संसार की अधिकतर लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती है, लेकिन अगर हम बात करते हैं फारसी लिपि की, जो उर्दू और कश्मीरी भाषा की लिपि होती है फारसी लिपि, उसको दाएं से बाएं लिखा जाता है, उल्टा। तो पंजाबी भाषा की लिपि मेरे भाई गुरुमुखी हो जाएगा। औ में 2 स्वर कौन कौन सा है? औ कैसे बनता है? अ या आ के बाद, अ या आ के बाद प्यारे बच्चों या तो ओ आ जाए नहीं तो औ आ जाए। तो इन दोनों ही परिस्थितियों में हमें औ मिलता है।
कल ही मैंने आप लोगों को स्वर संधि में पढ़ाया था, अ या आ के बाद या तो ओ आ जाए, नहीं तो प्यारे बच्चों औ आ जाए। क्लियर है? आगे चल लीजिए, सभी लोग गौर करिएगा। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है मेरे दोस्त? 4। तीनों श यानी कि तालाबी श, मूर्धनी श, दंती स और ह, इनको कहा जाता है ऊष्म व्यंजन वर्ण। प वर्ण का उच्चारण स्थान जरा बता दीजिए। प प प प ओठवा से निकलता है, लिप्स से, ओष्ठ, तो ओठ भी कह सकते हैं प्यारे बच्चों। हिंदी की लिपि कौन सी लिपि है? परीक्षा देवे जइबा लोग नु तो परीक्षा में लिपि भरे के पड़ेला। तो जहिया अंग्रेजी में लिखल लोग दिन भर लोग रोमन लिपि, और बाकी दिन में देवनागरी लिखल जाला। और जे बच्चा लोग उर्दू लिखेला वो फारसी लिपि लिखेला। देवनागरी न हो गई। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। याद रखिएगा। होली शब्द क्या है प्यारे बच्चों? होली को तत्सम कहिएगा कि तद्भव कहिएगा? इसके लिए मैंने आप लोगों को बड़ा बढ़िया ट्रिक बताया था। जो संस्कृत जैसे शब्द होते हैं उसको तत्सम कहा जाता है, लेकिन उससे जो निकला हुआ शब्द होगा, हिंदी रूपांतरित हुआ होगा, तद्भव। अगर होलिकह रहता, होलिकह तो तत्सम, लेकिन उसी से बना होली, ये तद्भव है। निम्न में से द्विगुण व्यंजन किसको कहा जाता है प्यारे बच्चों? ड और ढ, इनके तली में बिंदी रहता है, टिकुलिया नीचे रहला। मैं लोग के टिकुलिया है जरा लनू, इनका टिकुलिया नीचे बा प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। तली में बिंदी रहता है, ड और ढ बोलते हैं, इसी को द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। यहां पे तली में बिंदी आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए अगला सवाल, अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है? अल्प प्राण की संख्या प्यारे बच्चों, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग, उसके बाद ये वर्ण हो गया, उसके बाद प्यारे बच्चों य, र, ल तथा व, यही होता है अल्प प्राण। किसी भी वर्ग का प्यारे बच्चों पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण, ये अल्प प्राण कहलाएगा। और साथ में यरलव। अल्प प्राण का मतलब होता है जिसको बोलने में कम श्वास की जरूरत पड़े, कम वायु की जरूरत पड़े, अल्प प्राण की जरूरत पड़े। प्राण का मतलब वायु, हवा, श्वास। तो 5 5 10 5 15 4 19 कह दिया बबुआ, बतावा लोग। बहुत सुंदर। आगे, निम्न में से शुद्ध व्यंजन कौन है? बबुआ हो, शुद्ध व्यंजन करे के कहिया। सबसे पहले तो व्यंजन याद रखिए, क से लेके ह तक के व्यंजन कहल जाला। क से लेके ह तक। आई शुद्ध तब कही जब आधा रही, कहे से कि के पूरा कैले बटे स्वर वर्ण। इसको पूरा करने का काम कौन करता है? स्वर वर्ण। अरे यह व्यंजन वर्ण है बबुआ, जो स्वर वर्ण के पास गया था, कहा था कि देखो एगो गाना सुननी है हमार भाई, और तोरे पगनवा लागत रे स्वर वर्ण। कौन भाई? तो व्यंजन वर्ण कहले कि देखो तुम नहीं रहेगो तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो नहीं ऐसा बात नहीं है। अरे ना भाई, यही बात है। देखो अगर तुम हट जाओगे तो मुझे कोई बोल नहीं सकता है, मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, इसके बिना इसका कोई वजूद नहीं है। तो इसको हटा दो तो ये शुद्ध बन गया। तो आधा क जिसमें हलंत लगा हो वही प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा? शुद्ध व्यंजन वर्ण। आंख शब्द की प्रकृति, जिसके मथवा पे चंद्रबिंदी दिख जाए ना, एकदम सीधे याद रखिएगा, वो तद्भव कहलाएगा। माथा पे चंद्रबिंदी दिख जाए, समझ जाइएगा वो क्या है प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया यहां पर आंख, आंख तो हो गया मेरे भाई तद्भव, लेकिन यही अंक रहता तो क्या कह देते? तत्सम। आ गई बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। रूपांतर के आधार पर शब्दों का भेद बता दीजिए। रूपांतर के आधार पर प्यारे बच्चों शब्द के दो पुत्र, एक होता है विकारी शब्द और एक होता है मेरे भाई अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। कंजूस मत बनिया लोग, वीडियो लाइक कर दिया लोग, चैनल के सब्सक्राइब करके तनी सपोर्ट करत रह लोग बबुआ, आ खूब वीडियो शेयर करत रह लोग, मन लगा के पढ़त रह लोग, माई बाबूजी के बड़ आदमी के सेवा करत रह लोग। मेवा यही जे बा, ठीक बनू। राज शब्द क्या है प्यारे बच्चों? राज को तोड़ दिया तो रा प्लस ज मिला, इसका कोनो अर्थ नहीं होता है, इसका कोनो अर्थ नहीं होता है।
जब किसी शब्द के टुकड़े कर दिया जाए और उस टुकड़े का कोई अर्थ न निकले, वैसे शब्द को प्यारे बच्चों रूढ़ शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? रूढ़ शब्द कहा जाता है। उर्दू भाषा की लिपि कौन सी होती है? उर्दू भाषा प्यारे बच्चों फारसी लिपि, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? सवाल पूछ दिया। फारसी लिपि प्यारे बच्चों। कौन सी लिपि मेरे भाई? फारसी लिपि। हैप्पी बर्थडे सर जी। हमार बर्थडे ना है बबुआ है बरा, आज हमार बर्थडे ना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अघोष वर्ण है? अघोष वर्ण की बात हो रही है मेरे भाई। बताइए सभी लोग, च ग ल घ किसको कहिएगा कि अघोष वर्ण है? च को कहा जाएगा। अघोष वर्ण किसको कहा जाएगा? किसी वर्ग का पहला और दूसरा। तो पहला में आ गया च, बाकी देखो तीसरा हो गया, यरा लव हो गया, घ हो गया। ये सब प्यारे बच्चों क्या होता है? समझ में आ रहा है ना सबको? किसी को कोई दिक्कत? चलिए, पत्थर शब्द की प्रकृति मेरे भाई, अगर प्रस्तर रहता संस्कृत जैसा तो तत्सम कह देते, लेकिन इसी का हिंदी रूपांतरित रूप हुआ पत्थर, जिसको तद्भव कहा जाएगा। पढ़ा है ना आप लोगों ने? कौन सा चैप्टर? पुत्र वियोग, सुभद्रा कुमारी चौहान। कहीं नारियल दूध बतासे चढ़ा करके उसमें है ना शीश नवाया और पत्थर को भी देव बनाया, कुछ ऐसा है। तो पत्थर शब्द की प्रकृति पूछा गया है, क्या कहिएगा जी? तद्भव कहा जाएगा, तद्भव। आगे आ जाइए। चीनी जापानी भाषाएं प्यारे बच्चों ऊपर से नीचे लिखी जाती है। ये ऊपर से नीचे लिखेला। चीनी जापानी भाषा ऊपर से नीचे। चैत शब्द की प्रकृति बबुआ, अगर चैत्र रहता, चैत्र संस्कृत जैसा, या छत्र जिसमें दिख जाए वो तत्सम होता है। इसका बड़ा बढ़िया ट्रिक बनाए थे, देख लीजिएगा। चैत हो गई अगर, तो ये हो गया बबुआ तद्भव। क्या हो गया हमारे भाई? तद्भव। तो चैत को क्या कहिएगा? तद्भव। रोमन लिपि कौन सी लिपि है बबुआ? रोमन लिपि अंग्रेजी वाला कहल जाला, लेकिन एकरा के कहल जाला कि ई अल्फाबेट हो गई, वर्णात्मक हो गई। अक्षरात्मक लिपि तो होती है हमारी देवनागरी लिपि। हमारी देवनागरी लिपि अक्षरात्मक होती है, अक्षर। ये वर्ण वाला हो गया, अल्फाबेट लेटर। स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या 25 होती है, क से लेके प्यारे बच्चों म तक। क से लेके बबुआ कहां तक? म तक। क च ट त प, क च ट त प। हेकरा में 5 गो, हेकरा में 5 गो, हेकरा में 5 गो, हेकरा में 5 गो, हेकरो में 5 गो। ल टोटल जोड़ दो 25। ह कौन वर्ण है? य र ल व, तालाबी श, मूर्धनी श, दंती श, ह। इसको कहा जाएगा उष्म व्यंजन वर्ण, और इसको कहा जाएगा बच्चा अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। तो ह को क्या कहिएगा? स्पर्श नहीं, अंतःस्थ नहीं, उष्म व्यंजन कहा जाएगा। धर्म शब्द की प्रकृति क्या है? धर्म, कर्म। मथवा पे ऊपरा रेप लाग गिल बबुआ, तेकरा के कहिए कि संस्कृत जैसन बात तत्सम हो जाई। संसार की अधिकतर लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती है, खाली फारसी लिपि के बाबू दाएं से बाएं लिखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन महाप्राण है? महाप्राण किसको कहा जाता है? किसी भी वर्ग का चौथा और दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। तो क ख। ख देखा 2 नंबर पे बा, हाई कई नंबर पे हटे हो? 3 नंबर पे। हाई 1 नंबर पे, हाई हो 1 नंबर पे ना, हाई तो 5 नंबर है। हाई 5 हो गई, हाई 1। ये प्यारे बच्चों, ये तीनों क्या कहे जाएंगे? अल्प प्राण। जिसको बोलने में बहुत ज्यादा हवा और जोर नहीं लगे उसको अल्प प्राण। महाप्राण में ज्यादा ख छ जोर देना पड़ता है। आ को क्या कहिएगा? आ प्यारे बच्चों, सभी स्वर वर्ण घोष वर्ण होते हैं। सभी स्वर वर्ण क्या होते हैं मेरे भाई? घोष वर्ण होते हैं। तो स्वर वर्ण को क्या कह दिया जाएगा? कि घोष वर्ण है। भारत की सबसे प्राचीन लिपि अगर कोई है, ब्राह्मी लिपि, सबसे पुरानी लिपि। र तथा री का उच्चारण मूर्धा से होता है, री, मूर्धा। आधा क और श मिल करके प्यारे बच्चों छ बनाता है। आ एगो बबुआ छ हई वाला होला, जौन की च वाला में पावल जाला। तो एकरा के कहल जाला चवर्गी छ।
का कहल जी बाबू, च वर्गी। बाकी हई कैसे बनल बा हो, आधा क में मूर्धानी से जोड़ला पर बनल बा, ए से एकरा के कवर्गी छ कहल जाला। अगर तारा से केहू कही कि हई तनी बताओ तो परीक्षा में कौन छ लिखाई, तो का कहल जाई कि परीक्षा में कवर्गी छ बा, लेकिन इच्छा में कौन रही हो, इच्छा में बाबू चवर्गी छ रही। तो ये दोनों में हो गई अंतर, दोनों में क्या हो गई बालक, अंतर। अ और आ को एक साथे क्या कहिएगा, सजातीय है, समान जाति के, लेकिन अ के साथे ई मिला द, आदमी के साथे बकरी मिला देव तो घबरा न जाई, आदमी के साथे आदमी मिलाव, ऐसे सजातीय वर्ण हो जाएगा। हई वाला ना होई, हई का कहाई, विजातीय, ये विजातीय हो जाएगा। कौन ऐसी लिपि है जो बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं बबुआ सब लिखल जाला, में देवनागरी भी लिखल जाला, अंग्रेजियो हमनी के लिखी नहीं जा बाएं से दाएं। माई नेम इज अनुआ, लिखे नहीं जा कि ना लिखे नहीं जा, बताओ। तो ये बाएं से दाएं हो गई। हिंदी में लिखा गया कि मेरा नाम अनुआ है, चाहे अनु है, जो भी है, तो ये बाएं से दाएं। गुरुमुखी लिपि भी प्यारे बच्चों बाएं से दाएं लिखी जाती है, तो इनमें से सभी लगा दीजिएगा। कमीनापन शब्द कैसन शब्द है, कमीनापन बबुआ दू गो शब्द से मिलके बनल बा, ऐसे करा के वर्ण संकर कहल जाला। का कहली बाबू, वर्ण संकर। देवनागरी लिपि के अक्षरात्मक लिपि कहल जाला, और रोमन लिपि के बाबू वर्णात्मक लिपि कहल जाला। याद रखिए लोग, कार्य शब्द कैसन है, अगर है कार्य लिखल बा एकरा मतलब ई संस्कृत जैसा है तो तत्सम, एकरे के अगर काम लिख दिया तो संस्कृत से हिंदी रूपांतरित हो गई, एकरा से उत्पन्न भइल बा, ऐसे तद्भव। तो कार्य पूछले बा तो तत्सम कहाई, या काम पूछी तो तद्भव। बूंद शब्द की प्रकृति, माथवा पे चंद्र बिंदी लौक गई तो तद्भव कह दिया नु, बिना कोनो शक के। 39 नंबर के बी लगा दे बोलो कि ना, बताइए सभी लोग। यहां तक समझ में आ गया तो एक बार दिल फेंक दो लोग चैट में। यहां तक अगर समझ में आ रहा है सभी लोगों को तो एक बार दिलवा फेंक दीजिए। मैं पढ़ाने में ज्यादा लीन रहता हूं, तनी हम पढ़ाए में ज्यादा लीन रहनी है, तार लोग कमेंट अभी छूट गई बा। बाबुआ तनी वीडियो लाइक कर दिया लोग, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा जितने भी बच्चे जुड़े हैं, और शेयर खूब कर दीजिएगा, और लास्ट में कमेंट करके जाइएगा वीडियो पर। जब क्लास खत्म हो जाएगा तो वीडियो पर कमेंट कर दीजिएगा कि कितना आपका सही हुआ है। चलिए, देवनागरी लिपि का विकास कौना लिपि से, कुल ब्राह्मी लिपि से पैदा भइल बा लोग। ब्राह्मी लिपि पुरानी लिपि है। वार्तालाप का संधि विच्छेद, वार्ता धन आलाप, वार्तालाप, आई बाबू दीर्घ संधि कहा जाएगा इसको। क्या कहा जाएगा, दीर्घ संधि है। नायक का संधि विच्छेद, नाय, आय, आय कब बनता है, अय से आय बनता है, यानी कि नय से नाय बनेगा, नायक, नय धन अक, और इस संधि को प्यारे बच्चों अयादि संधि कहा जाएगा। ये स्वर संधि के पुत्र है, तो नय धन अक। अन्वेषण, अनुधन एषण, देखा अनुवा के नाम है जो आ गई, अनुधन एषण। यदि और हर्षई हर्षऊ री के बाद इसको छोड़ करके दूसरा वर्ण आता है तो ऊ बदल जाता है व में, और जिस पर मात्रा रहेगा उसको आधा बना देगा। ऊ न पे लगा है तो न को आधा किया, अपने बदला व में, यहाँ ए है तो एकले लगा, श अण अहेजा लागल बा अ, अन्वेषण। ये संधि कहाएगी यण संधि प्यारे बच्चों। चलिए जी, अन्वेषण, अनुधन एषण। उद्गम, उत धन गम, व्यंजन संधि, यदि त के बाद तीसरा वर्ण आता है तो ये भी तीसरा में बदल जाएगा, तो त थ द, तो इसका द आधा द आई गम। आजे बबुआ तू लोग के सब जना के एप्लीकेशन पे पढ़ाई नहीं है। उद्गम, उत धन गम। निश्चल, ये विसर्ग संधि है, निह धन चल, निश्चल, यहां पे आधा श आ जाएगा, निह धन चल। लुटेरा में कौन प्रत्यय, प्रत्यय बाद का शब्द होता है, एरा, लुटेरा, एरा, 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 लूट प्लस एरा। अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है प्यारे बच्चों, ज्ञान शब्द में और जोड़ करके अज्ञान बनाया गया, तो प्रारंभ में लगने वाले शब्द को उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग का अपना अर्थ भी होता है।
राजकुमार, अरे राजा के बेटा के राजकुमार कहल जाला, राजा के कुमार को राजकुमार कहा जाएगा, विभक्ति चिन्ह लगी हुई है बालक, इसलिए राजकुमार कौन सा हो जाएगा समास, तत्पुरुष, जौना में विभक्ति चिन्ह दिख जाए। दाल और रोटी, ये कितना निमन शब्द है, दो गो शब्द आपस में जुड़ा हुआ है, दाल और रोटी, दो गो शब्द प्यारे बच्चों आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है योजक चिन्ह के द्वारा, तो इसको द्वंद्व समास कहिएगा। घनश्याम कौन सा शब्द है प्यारे बच्चों, समास की बात हो रही है, घनश्याम, घनश्याम कहने से कोई विशेष आदमी का बोध हो रहा है, इसलिए प्यारे बच्चों बहुब्रीहि। अब बताओ लोग घनश्याम के करा के कहल जाला, चलिए तो घनश्याम जी से आप समझ रहे ना सब लोग, कृष्णा जी का बोध होता है, किसका, कृष्णा जी का, तो बहुब्रीहि समास। चौराहा, चार, देखो अब थोड़ा इससे हो जाएंगे, चार राहों का समाहार चौराहा कहलाता है, इसलिए इसको द्विगु कहेंगे, क्यों, क्योंकि संख्यावाची बात आ गई है, संख्यावाची शब्द हो गया, संख्यावाची। पीतांबर, पीला हो अंबर जिसका, पीला हो अंबर जिसका, प्यारे बच्चों ये बहुब्रीहि समास होगा, क्या कहा जाएगा, बहुब्रीहि समास। पय, पय का मतलब हो जाता है प्यारे बच्चों दूध, पय का पर्यायवाची, पय का मतलब क्या हो जाएगा, दूध हो जाता है। चलिए अनुराग माने प्रेम हो गई, लगाव हो गई, लेकिन एक विलोम शब्द पूछल जाता है, एक मतलब विराग, ठीक है ना। अथ, अथ का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज शुभारंभ हो तो शुभारंभ के समय प्रयोग होने वाला शब्द होता है अथ, तो अंतिम समापन करने वाला शब्द होता है इति, तो अथ का विपरीत क्या हो जाएगा, ईत, ये शुभारंभ को संकेत करता है और ये समापन को संकेत करता है। कृष्ण का विलोम कल हुए बतैले रहनी है, दूसरा सवाल कर ले रही हिंदी के, देख लिया लोग, जे ना देख ले हुई तो शुक्ल कहा जाएगा। अस्थावर का मतलब होता है अचल, अचल जो स्थिर हो, चलता नहीं हो, जो चलता हो उसको जंगम कहा जाता है, गतिशील या चल कहा जाता है, गतिशील भी कहा जाता है, तो जंगम हो जाएगा, विलोम शब्द है ना। नर का विपरीत अर्थ क्या होगा, नारी। स्तुति का विलोम क्या होता है, निंदा, अगर किसी की प्रशंसा कर रहे हैं तो प्रशंसा का विपरीतार्थ क्या होगा बच्चा, निंदा होगा कि नहीं होगा, बताइए आप ही लोग। प्रशंसा का प्यारे बच्चों, सर 12 घंटे की क्लास कब आ रही है, 12 घंटे की क्लास प्यारे बच्चों आ रही है थर्सडे को, यानी कि 13 तारीख को सुबह से स्टार्ट होगा क्लास, और 12 घंटे लगातार इस चैनल पे एक बढ़िया क्लास चलने वाला है। आप सब लोग तैयार रहिएगा, जितने भी क्लास 12th के विद्यार्थी लोग हैं, और एक शानदार सेशन हम सभी लोग आपके पूरे सिलेबस से निचोड़ निकाल के लाएंगे सब्जेक्टिव सवालों का, जो वायरल सब्जेक्टिव, वायरल का मतलब समझते हैं, ये शब्द हालांकि हम जैसे प्रतिष्ठित शिक्षकों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन आप लोगों के भाषा में हम कह रहे हैं कि जो आप लोग समझते हैं ना कि सर जी जो बहुत वायरल हो, VVI हो, वैसा वाला सवाल आएगा, और सभी लोग अपना इंटरनेट बचा के रखिएगा उस दिन। आगे चलिए, संध्या का विलोम प्रातः होता है, संध्या माने साझी खान, आकर उल्टा हो गई सुबह खान, तो सुबह माने प्रातः। शिव की उपासना करने वाले को शैव कहा जाता है, जो भगवान शिव की उपासना करता हो उसको शैव कहेंगे। अपने पैरों पर जो खड़ा हो जाए, इसका मतलब होता है कि जब कोई किसी दूसरे पर निर्भर ना हो, किसी भी चीज के लिए, 2 पैसा चाहिए तो अपना बगली से लेके ही सामान खरीद लेनी, मन कैलस की तनी चलो एगो बड़ा चप्पल खरीद ली, तो केहू से पैसा नहीं मांगे कि अपने कमा तनी 200-400 रुपया बांटे गईनी, अपन जाके चप्पल खरीद लिए। तो जो अपने ही पर निर्भर हो, किसी दूसरे पर निर्भर न हो, उसी को कहा जाता है स्वावलंबी, अपने पैरों पर खड़ा होना। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका संतान अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, उसको किसी से मांगना ना पड़े, कहीं अच्छे जगह सेटलमेंट हो जाए, अच्छा पैसा कमाए। आसमान टूटना, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर अचानक से बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है, अचानक से बड़ी बड़ी मुसीबत आ जाए, तो सोचो इतना बड़का वो आसमान टूटेगा तो क्या ही हाल होगा। इसीलिए कहा जाता है आसमान टूटना मतलब अचानक से किसी के ऊपर विपत्ति मुसीबत सब आ जाना। तनिहने से हमार टेढ़ा पड़ता, लेकिन तू लोग कहत लोग कि ऑप्शन नहीं खेल लौकत। घाट घाट के पानी पीना, घाट घाट का पानी पीना का मतलब होता है प्यारे बच्चों ज्यादा अनुभव होना, हर परिस्थितियों से वाकिफ होना।
घर में कोई कहता ना कि जा हे बरानू अभी जाता रहा नया नया भइल बड़ा घूमे वाला, तो जौन कमावा करत रहा उ कह के छोड़ दिले बनी, घाट घाट के पानी पी के बैठल बनी। ऐसा शब्द आप लोग गांव में सुनते होंगे, अपने घरों में सुनते होंगे, परिवार में सुनते होंगे, यानी बहुत अनुभवी होना। इधर देखिए त्राही करना का मतलब प्यारे बच्चों बहुत दुखी, रोना, नाराज या क्रोध। देखिए त्राही का मतलब होता है बहुत दुखी हो जाना। त्राही का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई? बहुत दुखी हो जाना। स्वर्ण का विशेषण क्या होगा? स्वर्णिम। भारत का भारतीय, जगत का जगदीश, दीन का दैनिक, यह आप लोगों को बताया हूं। अरण्य का समानार्थी, अरण्य का मतलब जंगल होता है प्यारे बच्चों, अब विपिन का मतलब ही जंगल होता है। विपिन का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई? वन हो जाता है, जंगल हो जाता है। समान अर्थ देने वाले को समानार्थी कहा जाता है। तलवार शब्द का विलोम क्या होता है? तलवार का विलोम प्यारे बच्चों सहायक होता है, सहायक। खरा, खरा का मतलब क्या होता है? खरा का मतलब होता है सच्चा, सच्चा यानी कि जो विशुद्ध हो, जिसमें कोई दोष न हो। और तो खरा का विलोम खोटा हो जाएगा, खोटा, और खोटा का अर्थ होता है प्यारे बच्चों दोष युक्त, जिसमें कुछ दोष हो उसको खोटा कहा जाता है, तो खरा खोटा। समाज का विशेषण सामाजिक, सामाजिक, सामाजिक नहीं सामाजिक, याद रखिएगा। विद्यालय का संधि विच्छेद चौथे पांचवा क्लास से पढ़ते हैं, विद्याधन आलय, ये कौन सा संधि है बच्चा? स्वर संधि में दीर्घ संधि कहा जाएगा इसको। चलिए, घुटने टेक देना, अगर कोई आपके सामने या किसी के सामने घुटने टेक दिया मतलब वो हार मान गया कि मैं आपके सामने घुटने टेकता हूं, मतलब मैं ही हार मान गया आपके सामने। तो हार जब कोई मानता है उसी को कहते हैं। उदंड, उदंड का विलोम होता है प्यारे बच्चों विनम्र। अगर कोई उदंड है, बदमाश है, और अगर कोई विनम्र स्वभाव का है तो वो विपरीत हो जाएगा ना एक दूसरे का। आनंद, आनंदित, आनंद, आनंद में प्यारे बच्चों ईत लगा है तो ये प्रत्यय कहलाएगा, ईत प्रत्यय आनंदित बना देगा। आज कल का मतलब होता है आज और कल, आज और कल, तो ये द्वंद्व समास कहा जाएगा प्यारे बच्चों। दूगो कितना बढ़िया जोड़ी बाय में। पंचवटी माने पांच वटों का समाहार, पांच वटों का समाहार। पांच प्यारे बच्चों एक संख्यावाची शब्द है, इसलिए द्विगु समास। खून पसीना एक कर देना, अगर देखिए आपके माता पिताजी आपके लिए, आपके फादर जो हैं, आपके पिताजी हैं, आपको पढ़ाने के लिए खून पसीना एक करके कमा रहे हैं। बेचारे कितने घरों में जो बेटे हैं, बड़े भाई लोग हैं, पिताजी हैं, जो छठ पूजा में ट्रेन में पैसेंजर में बाथरूम में घुस घुस के आवे के पड़ेला, सीट ना मिला जगह, तो वो घरों से बाहर हैं, कमा रहे हैं, खूब परिश्रम कर रहे हैं। आप फेस्टिवल में घर पे हैं, वो फेस्टिवल में बेचारे बाहर हैं। वो इसलिए बाहर है ताकि उनका बच्चा घर पे खुशी से, उनका परिवार खुशी से जो है फेस्टिवल एंजॉय करे। खून पसीना एक कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी खून पसीना एक करके खूब परिश्रम करिए, अच्छा रिजल्ट लाइए, और रिजल्ट से ज्यादा जरूरी है एजुकेशन बढ़िया लीजिए, अच्छा शिक्षा ग्रहण करिए और खूब अच्छा बनिए। तो बहुत परिश्रम करना। उपवास में कौन सा उपसर्ग है? उपधनवास, उपधनवास, उप, ये उप हो जाएगा बच्चों। साकार का विलोम निराकार, साकार का उल्टा निराकार, जो आकार सहित है साकार, और बिना आकार का जो है वो निराकार कहा जाता है। हाथ और पैर, ये दो शब्द है, द्वंद्व समास, तो ऐसे ही कह दीजिएगा। कामचोर, जो काम से चोरी करे। तत्पुरुष समास, क्योंकि विभक्ति चिन्ह आ गया, जो काम में चोर हो, जो काम से चोरी करे, उसी को क्या कहेंगे मेरे भाई? तत्पुरुष समास। आत्मा का विशेषण आत्मीय भी होता है, आत्मिक भी होता है, इसलिए हम दोनों ऑप्शन को सही कहेंगे। जिसने गुरु से दीक्षा ली है उसको दीक्षित कहा जाता है। क्या आप में से कई बच्चों को पता है कि शिक्षित और दीक्षित का मतलब क्या होता है? हालांकि मैं आप लोगों को जब काव्यखंड पढ़ाता हूं तो आप उसमें एक टॉपिक आता है कि सूरदास जी के शिक्षा गुरु ये थे, तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु ये थे। तो शिक्षित और दीक्षित का मतलब मैं आपको 1 मिनट में समझा देता हूं।
जब हम किसी विषय वस्तु का ज्ञान लेते हैं पुस्तकों को पढ़ करके, या चाहे जैसे फिजिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन सब चीजों का जिस शिक्षक के माध्यम से, जिस गुरु के माध्यम से हम ग्रहण करते हैं ज्ञान, उसको शिक्षा कहा जाएगा। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति के माध्यम से अध्यात्म के बारे में जानते हैं, अध्यात्म के पथ से जुड़ते हैं, श्लोक के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, संस्कृत के माध्यम से, वो दीक्षित कहा जाता है। जब हमको वो अध्यात्म, जैसे मैं आपको अध्यात्म के साथ आपको जोड़ रहा हूं, जिस मंत्र के साथ, जिस ज्ञान के साथ अध्यात्म से जोड़ रहा हूं, वो दीक्षित कहा जाएगा। चलिए आगे देखिए जी, निंदा का विलोम स्तुति भी होता है और प्रशंसा भी होता है, तो ऑप्शन ए एंड सी दोनों हो जाएगा। और फोन आने लगल भाई। आगे चलिए प्यारे बच्चों, लंबोदर शब्द कौन सा समास है ये देख लीजिए। लंबोदर, लंबा हो उदर जिसका, जेकर उदरे लंबा हो जाई उ तो गणेश जी हो जाई नु। धरती का विलोम क्या होता है? पताल। धरती का विलोम पताल। देवता का पर्यायवाची प्यारे बच्चों देव होता है। देवता का पर्यायवाची क्या होता है? देव होला। देव। सर जी क्रैश कोर्स शुरू हो गया। आज बबुआ क्रैश कोर्स शुरू हो गइल बा, एको गो चैप्टर भी खत्म हो गइल बा। जे नइखे जुड़ल, चाहे 10वां क्लास के चाहे 12वां क्लास के, जल्दी से साइंस संग्रह इंस्टॉल करके जुड़ जा लोग, तैयारी शुरू कर दो लोग। ऐसा ही धमाकेदार तैयारी चल रहा बा, ऊपर तैयारी शुरू कर दो, टाइम बान आया, ठीक बनू। चलिए, आपे से बाहर होना, अगर आप जो है क्रोधित हो गए, अपना कंट्रोल खो बैठे हैं, आपे से बाहर हो जाने को कहते हैं कि बहुत क्रोधित हो गए। अक्ल का अंधा को क्या कहा जाता है? मूर्ख। जा अकल के अंधा बड़ा, तहारा ऐसा मूर्ख आदमी हम धरती पर ना देखनी। ऐसा वक्तव्य सुने हैं कभी? अपने आसपास में सुनने को कई बार मिलता है। मूर्ख होने को कहा जाता है। जगन्नाथ, आज आप लोगों को ऐप पर पढ़ाए हैं जगत धन नाथ। व्यंजन संधि का पहला नियम तो के बाद अगर आ जाता है पंचम वाला, तो ये किस में बदल जाएगा? ये भी पंचम में बदल जाएगा। आधा है तो आधा न, ये नाथ, ये जगन्नाथ, ठीक है ना। वैध का विलोम अवैध, ज्ञात का विलोम अज्ञात, भारत का विशेषण भारतीय, नमक का नमकीन, सदैव का संधि विच्छेद, सदा धन एव, सदैव, अय हो गया प्यारे बच्चों, ये वृद्धि संधि है। कौन सा संधि है मेरे भाई? स्वर संधि में ही वृद्धि संधि कहा जाता है इसको। सदा धन एव, सज्जन, सत धन जन। देखिए यहां पर त के बाद तृतीय आ गया, तो ये भी तृतीय में बदल जाएगा। सज्जन, अच्छा विलोम शब्द बा, हमू कहाँ जुराइल बनी। गलत जगह जो हम संधि विच्छेद कर लगनी है दादा, हमारे दिमाग में का हो गई बा। सज्जन का विलोम पूछा है दुर्जन। सज्जन का विलोम शब्द पूछा है प्यारे बच्चों। हाँ ठीक है, आगे सरस। सरस का मतलब रस युक्त, जिसमें रस हो। रस युक्त को सरस कहते हैं, जिसमें रस नहीं हो, आनंद नहीं हो, उसको नीरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीरस कहा जाता है। वारी शब्द का समानार्थी। वारी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? गौर करिएगा सभी लोग। वारी जल होगा कि अग्नि होगा कि हवा की रात्रि? जल होता है। क्या होता है बालक? जल। जल याद रखिएगा सभी लोग, क्या कहिएगा? जल। आखिरी सवाल, मुर्दा का समानार्थी। मुर्दा का समान अर्थ देने वाला शब्द इसमें शव होता है। शव क्या कहते हैं बालक? शव कहा जाएगा, शव। ये हम लोगों ने 100 सवाल मेरे भाई कंप्लीट कर लिया। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। आज मैं आपको मोस्ट 50 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाले हैं, जो हिंदी के प्रश्न होंगे और आपके सीधे बोर्ड के एग्ज़ाम से टकराएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग पहला प्रश्न स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा कहता है कि हिरोशिमा किस देश में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि जापान। अब हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि चक्रव्यूह के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि कुंवर नारायण।
मेरे प्यारे साथियों, आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा। चलिए अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, दूर से कौन ललकारता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वृक्ष चौकीदार। तो चलिए अब हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कवि के अंदेशों में कौन था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि एक जानी दुश्मन। तो इसमें दुश्मन लिखने में हल्का मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो आप लोग सुधार कर लीजिएगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लखनऊ में। चलिए अब हम लोग छठे नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि छायावाद युग के। चलिए हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका ए नंबर, यानी कि चिंदबरा। ठीक है, चलिए हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि ग्राम्या। चलिए अब हम लोग 9वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यथार्थवाद का, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 10वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। ठीक है, चलिए हम लोग 11वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में भिंडवाना की बात क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जिसमें स्वतंत्रता, समता और भातृत्व का भाव हो। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि लेखक बेरोजगारी के प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जाति प्रथा को। चलिए अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह। क्वेश्चन हमारे पास ज़्यादा है, इसलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विष के दांत कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका आपका राइट एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा जी, यानी कि डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि गिरधर लाल कौन है? तो आपको पता होगा, यदि आप किताब पढ़े होंगे, तो गिरधर लाल कासू के पिता हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि बिजनेसमैन या इंजीनियर। चलिए हम लोग अब 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मदन की उम्र क्या थी? तो आपको पता होगा उस टाइम मदन की उम्र लगभग 5-6 साल थी। चलिए हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो इसका आंसर बहुत ही ईजी है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन को देखने से पहले कुछ हम लोग महत्वपूर्ण बातों पर टिप्पणी कर लेते हैं। जैसे यदि आपको एग्जाम से डर लग रहा है तो आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारे द्वारा बताए गए सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को याद कर लीजिएगा और आप जहां भी पढ़ रहे होंगे उन सभी टीचरों के द्वारा दिए गए नोट्स का रिवीजन करते रहिएगा। चलिए हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था?
तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सेन साहब जी की फैक्ट्री में गिरधर लाल किरानी था। चलिए हम लोग अब 23 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सेन साहब किसके व्यंग्य से ऐंठ कर रह गए। तो आपको पता होगा सेन साहब जी पत्रकार महोदय के व्यंग्य से ऐंठ कर रह गए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए हम लोग अब 24 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्लेटों का संबंध किस देश से है। तो आपको पता होगा इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा यूनान से। चलिए हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निर्वंश विधा का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मानव विज्ञान से। चलिए हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दारिश क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सोने का प्राचीन कालीन सिक्का। चलिए हम लोग अब 28 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग जल्दी जल्दी सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शाहनामा का रचना काल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 10वीं 11वीं सदी। 29 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मुंडा किस देश की जाति है। तो आपको पता होगा मुंडा भारत देश की जाति है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अब हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1783 ईस्वी में, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हकर्स थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वनस्पति वैज्ञानिक। चलिए हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, कि निबंधकार कौन है। इसमें गलती से ऑप्शन गलत छप गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि माटी की मूर्तें। अशोक के फूल, तो अशोक के फूल, बाणभट्ट की आत्मकथा और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये सब तीनों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। और माटी की मूर्तें ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। तो आपको पता होगा इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कामसूत्र किसकी रचना है। तो आपको ये भी पता होगा यदि आप बुक पढ़े होंगे। तो इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, यानी कि नागर शैली। चलिए हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो आपको पता होगा इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शिक्षक का अर्थ होता है। तो आपको पता होगा इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मॉम। चलिए हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि महाभारत क्या है। तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा पुराण, यानी कि महाभारत पुराण है। चलिए अब हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि गोड़ देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। चलिए हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नगरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। चलिए हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि देवनागरी। चलिए हम लोग जल्दी जल्दी में 45 नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सिद्धम क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि एक प्रकार की लिपि। चलिए हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं।
46 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि काशी। 47 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हिंदी के आदि कवि कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर यानी कि शरफपाद जी। 48 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अमोघ वर्ष कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। चलिए हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बेतमा कहाँ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर यानी कि इंदौर के पास। चलिए हम लोग अब अंतिम प्रश्न यानी कि 50वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 50वें नंबर क्वेश्चन में हल्का सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि राजा वर्गुन को। यदि आपको फ्रेंड किसी भी प्रश्नों में हल्का सा भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन निकाल के बताएंगे। धन्यवाद साथियों, जय श्री राम।